नमस्कार। आज का एपिसोड बेहद खास है। हम चर्चा करेंगे उन ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं की जिन्होंने न सिर्फ संसद की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाया बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को भी झकझोर कर रख दिया। साल 2008 की बहुचर्चित भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील, संसद में उछाले गए नोट और एक संवेदनशील मामला, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आय से अधिक संपत्ति की जांच, इन सभी मसलों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और जनहित याचिकाओं की बुलंद आवाज श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी जी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उनसे यह अहम मुलाकात की बातचीत। सर, 2008 की भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील भारतीय राजनीति के व्यवसायीकरण की शुरुआत कहा जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हां तो किस आधार पर? असल में हुआ यह कि 1 मार्च 2007 को सीबीआई मुलायम सिंह के परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच के आदेश दिए। 26 अक्टूबर 2007 को सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी और कहा कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट है, रेगुलर केस रजिस्टर करने की परमिशन दीजिए। अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेट ऑफ यूपी, यूनियन ऑफ इंडिया को नहीं देना चाहता जी। फिर इसी बीच में न्यूक्लियर डील आ गई जी। नवंबर में वाम मोर्चे के साथ मुलायम सिंह खड़े मिले, कंधे से कंधा मिलाकर, और ये कहते मिले वाम मोर्चे के साथ कि मैं न्यूक्लियर डील पर मुखालफत करूंगा। तो मुलायम सिंह पे जब देखा यूपीए गवर्नमेंट ने कि दबाव नहीं बन रहा है, उस समय मनमोहन सिंह जी पे प्रेशर था अमेरिका का, मनमोहन सिंह जी पे प्रेशर था अमेरिका का, और वाम मोर्चा कह चुका था कि अगर न्यूक्लियर डील पे गए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब सरकार की जान जो है अटकी हुई थी। इस बीच में इन्होंने मार्च में दूसरी एप्लीकेशन फाइल कर दी IA-13 सुप्रीम कोर्ट में। IA-13 फाइल करके कहा कि अर्ली सुनवाई कर लीजिए। वो मई में टेकअप हुई तो मुलायम सिंह को यह लगा कि अब मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। स्टेटस रिपोर्ट में था कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट है, रेगुलर केस रजिस्टर करने की इजाजत दीजिए। अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेट ऑफ यूपी, यूनियन ऑफ इंडिया को मैं नहीं देना चाहता। यह स्टैंड था सीबीआई का। इस बीच में 1 जून से 30 जून के बीच ऑन रिकॉर्ड है अमर सिंह अमेरिका में थे जी। मनमोहन सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे अमेरिका में संत चटवाल जी, जो मनमोहन सिंह जी के करीबी थे जी। मनमोहन सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे थे संत चटवाल, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी हिलेरी क्लिंटन। तीनों का कॉम्बिनेशन बना। 29 जून को जब वहां डील पक्की हो गई तीनों के बीच, तो 29 जून को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान आया कि मैं न्यूक्लियर डील करके रहूंगा, सरकार रहे या जाए। मनमोहन सिंह जी का अंदर खाने जो सौदा हुआ वो मुलायम सिंह के खिलाफ उस समय लैंड स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम और अन्य ये आय से अधिक संपत्ति मामला, बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे जिसमें सीधे रूप से मुलायम सिंह को जेल जाना था जी। पूरा कुंडा फंसा हुआ था। और अमर सिंह ने इनको बचाने के नाम पे वो डील कर ली कि मुलायम सिंह के सारे मुकदमे मैं खत्म कराऊंगा कांग्रेस से, मनमोहन सिंह जी से जी। कांग्रेस नहीं थी फ्रंट पे, अच्छा, प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी थे जी। डील 22 जुलाई को फ्लोर पे जो हुआ भारतीय आजाद भारत के इतिहास में, और जिस तरीके संसद शर्मसार हुई, नोटों की गड्डियां वहां उछाली गई, दिखाई गई, और जिस तरीके एमपीओ की खरीद फरोख्त हुई, वो दुनिया ने पूरी देखा। शर्मनाक मंजर था वो संसदीय इतिहास में आजाद भारत के। क्या 2008 का घटनाक्रम मतलब संसद में बहुमत साबित करने के लिए धन बल का उपयोग राजनीति में इस प्रवृत्ति की टर्निंग पॉइंट बन गई है? 2008 से ही सारी लोकतंत्र की जितनी बुराइयों की जड़ कि सरकार की बदौलत, सत्ता एजेंसियों की बदौलत किस तरीके सरकार को रन किया जा सकता है, वो मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की। मतलब आपका कहना है कि ये शुरुआत मनमोहन सिंह से ही हुई? मनमोहन सिंह से जी हुई। क्या इसमें सोनिया गांधी
का इन्वॉल्वेशन नहीं था क्या? नहीं, उसका भी मैं आगे घटना 22 जुलाई को जब इनका फ्लोर पे सपोर्ट हो गया तो मुलायम सिंह जी ने फ्लोर पे सपोर्ट किया। 39 एमपी उस समय इनके पास थे, 39 एमपी के साथ इन्होंने फ्लोर पे सपोर्ट कर दिया। जब सपोर्ट कर दिया तो सरकार बच गई। अमर सिंह ने इधर उधर भी बहुत सारे एमपी खरीद फरोख्त करके। उसके बाद खेल शुरू हुआ पूंजीपतियों का। अनिल अंबानी को पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड था कर्मचारियों का, श्रम मंत्रालय का, वो दे दिया गया। सुब्रत राय जेल जाने के मुहाने पे खड़े थे, अमर सिंह जी ने बचाया। चिट फंड कंपनी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में आर के तिवारी जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी रहे उन्होंने किया। उस चश्मदीद हैं उसके, वो तो अभी जिंदा हैं, सुब्रत राय मर गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने तब्दील कराया अमर सिंह ने। संत चटवाल को जो भगोड़ा था भारत का बैंक फ्रॉड का, उसको खुद मनमोहन सिंह जी ने यह कह के पद्म भूषण दिया कि इन्होंने न्यूक्लियर डील में अहम रोल प्ले किया है। तो जो बुनियाद रखी गई सत्ता बल, धन बल और एजेंसी बल जी, उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से हुई। और फिर आया अक्टूबर में एक केंद्रीय मंत्री थे, वो मैं चूंकि अभी क्वेस्ट कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं 164 के बयान में कहूंगा, एक केंद्रीय मंत्री थे और वकील भी थे, मनमोहन सिंह जी के बहुत करीबी थे। अक्टूबर में उन्होंने धोखे से मुझे अपने घर बुलाया और अमर सिंह जी मैं जिंदगी में पहली बार उनके घर पे मिला, उन मंत्री जी के। तो हमसे बोले कि वो तुम्हारे हाथ ट्रिगर था तो दब गया, तुम्हारा काम खत्म है। तो हमको तब गया तो मैं चल रहा हूं। तो हमसे बोले कि यार ये सेटल कैसे होगा, क्योंकि सरकार कमिट कर चुकी है, प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं। उन मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसका सेटलमेंट करा दो, मुलायम सिंह की जांच की। मैं मतलब ये केस सेटल करा दो, मेरे बगैर हो नहीं सकता था जी, क्योंकि मैं पिटिशनर था जी। तो मैंने कहा कि देखिए आप चुनाव लड़िए जाके, और उसके बाद मैं देखूंगा क्या है। आप तो इतना सीनियर एडवोकेट हैं, आप डेट वोट अपना देख लेना कैसे कैसे क्या होता है, आप चुनाव मिलकर लड़ लीजिए, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं अपनी तरफ से। मैंने कहा मैं दस्तखत कहीं नहीं करूंगा। तो हो गई बात। फिर वो जब उनको ये लगा कि इस लेवल पे मैं इनसे सेटलमेंट बातचीत नहीं हो पाएगी तो अमर सिंह जी ने फिर प्रेशर बनाया मनमोहन सिंह जी पे। मनमोहन सिंह पे प्रेशर बनाया तो उस समय सॉलिसिटर जनरल वाहनवती थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सॉलिसिटर जनरल से रिपोर्ट मांग ली, जबकि कभी मांगी नहीं जाती है अमूमन। क्रिमिनल केस में सॉलिसिटर जनरल की ओपिनियन का क्या लेना देना है। उन्होंने ओपिनियन में कहा पत्नी और बहू की संपत्ति डीए केस में एक्यूज के साथ क्लब ही नहीं की जा सकती। उस आधार पर 6 दिसंबर को विड्रॉल फाइल किया। जब कोर्ट में विड्रॉल फाइल इन्होंने किया कि मैं केस विड्रॉ करना चाहता हूं तो मैंने उसका विरोध किया। 15 दिसंबर को मेरी एप्लीकेशन फाइल हुई और फिर वो 6 जनवरी 2009 से लगना कोर्ट में शुरू हुई। अंततः 10 फरवरी 2009 को जजमेंट रिजर्व हो गया उस मैटर में। आइए 12, 13, 14, 15 पे मेरी रिप्लाई फाइल होने के बाद केस नहीं विड्रॉ हो पाया तो 2009 का अलायंस पड़ गया खटाई में कांग्रेस और भारतीय समाजवादी पार्टी का, ये भागने लगे। 31 मार्च 2009 को एक मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड है, अमर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की और कहा एक सोनिया गांधी के प्यादे हैं, मैं कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा। एक तरफा गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। उस समय कांग्रेस 15 सीटें मांग रही थी, 54 सीटों पर लड़ी, 21 सीटें जीती। खेल उस समय जहां तक पार्टी का रोल है, उस समय कोर ग्रुप के चेयरमैन स्वर्गीय अर्जुन सिंह साहब थे। उन्होंने सीधे मनमोहन सिंह जी को मना कर दिया कि ये केस इस तरीके जो है विड्रॉ नहीं होते क्रिमिनल मैटर। आपने ये किससे कह के, जब कोर ग्रुप में डिस्कस का मैटर नहीं था तो आपने किससे पूछ के कमिट कर लिया मुलायम सिंह जी को, अमर सिंह को। तो अंततः 10 फरवरी को जब जजमेंट रिटर्न हो गया तो 31 मार्च 2009 को इन्होंने अमर सिंह जी ने वो मेरी एक वॉइस रिकॉर्डिंग जारी की
और वॉइस रिकॉर्डिंग जारी करके ये कहा कि ये सोनिया गांधी के प्यादे हैं और कांग्रेस की क्या औकात है, मैं 15 सीट भी नहीं दूंगा। कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव मैदान में गई, 54 सीटें लड़ी, 21 जीत के आई। पार्टी कहीं भी, पार्टी का 2009 तक पार्टी न्यूक्लियर डील पर मनमोहन सिंह जी के साथ नहीं थी। पार्टी पूरी अलग थी। मनमोहन सिंह केवल एकदम आमादा थे न्यूक्लियर डील के लिए, और न्यूक्लियर उसी का परिणाम है पूरा देश भोग रहा है। भ्रष्टाचार 2008 में हुआ, हाँ वो आज भी भोगा जा रहा है। हाँ, कंटिन्यू कर रहा है ना। रेल की पटरी बिछा दी आपने, एजेंसियों के जो पिटारा बंद था, भानुमती का पिटारा, उसे आपने ओपन कर दिया, अब नंगा तांडव हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता माना जाता है, हाँ। लेकिन न्यूक्लियर डील में उन्हें कठपुतली कहा जा गया। क्या निजी ईमानदारी संस्थागत जवाबदेही से नेता को मुक्त करती है? बिल्कुल नहीं करती भाई। जब संत चटवाल आपके मित्र हो, अमर सिंह आपके मित्र हो, सुब्रत राय की आप मदद कर रहे हो, है? तो ईमानदार कैसे हुए आप? आप इंस्टीट्यूशनल करप्शन कर रहे हैं। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। अनिल अंबानी को आप अगर वो कर रहे हो, आप अनिल अंबानी के पीएफ फंड दे रहे हो, कर्मचारियों का कर्मचारी निधि का, ईमानदार आदमी हो। हाई डील के प्रोजेक्ट अरुणाचल के आज भी 15 प्रोजेक्ट हैं जो अनिल अंबानी को दिलाया गया, कांग्रेस हुकूमत थी अरुणाचल प्रदेश में, वो तो प्रमाण है। अमर सिंह के भी वहां प्रोजेक्ट हैं, वो किसने दिलाया? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिलाया। क्या इस तरह की समझौते भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ही क्यों ना हो, संसद के भीतर खुली बहस और जन सहमति के बिना किए जाने चाहिए? भाई जन सहमति का देखिए, जो एक डेमोक्रेटिक फोरम था, वैचारिक रूप से बिना खरीद फरोख्त के चल रहा था, ये हट थी केवल मनमोहन सिंह जी की कि मुझे न्यूक्लियर डील, क्योंकि देखिए वो पहले वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर चुके थे, प्रो अमेरिका उनका माइंडसेट था, पूंजीवादी व्यवस्था के वो थे, पैरोकार थे। ये तो अगर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वो न बन गया होता एक मॉनिटरिंग ग्रुप, तो ये पता नहीं क्या करते, सारा चीज निजीकरण उसी दौर में कर दिए होते। आपका कहना है कि सोनिया गांधी की सहमति के बिना मनमोहन ने यह डील आगे बढ़ाई। क्या यह पार्टी के भीतर लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं था? 2009 के बाद उन्होंने पार्टी को धक्का बता दिया, उसी का परिणाम कांग्रेस आज 12 साल से भोग रही है, सत्ता में नहीं है। 2012 के बाद ही सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, आप देख लीजिए उन न्यूक्लियर डील के बाद जी। चाहे कोल घोटाला हो, चाहे टेलीकॉम घोटाला हो, चाहे चो घोटाले हो। सर, आपने कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि न्यूक्लियर डील के एवज में मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देने का सौदा हुआ है। क्या यह सच है? मनमोहन सरकार ने 4 बार हलफनामा कोर्ट में बदला है। 4 बार ऑन रिकॉर्ड है, 4 बार। अभी 5वीं बार इस सरकार में भी, इस बीजेपी सरकार में भी 5वीं बार एक झूठा एफिडेविट फाइल किया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने इतना बेहुदा जजमेंट दिया है कि भूतम न भविष्यत। उन्होंने देखिए, जो सीआरपीसी जानता है, भारत का लॉ जानता है, कभी भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिख दिया कि सीबीसी के पास रिपोर्ट है, आप ले लीजिए जाके। और सीबीसी में मैंने रिपोर्ट मांगी आरटीआई डाल के, सीबीसी ने कहा मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। तो ये भी सीबीआई का झूठा एफिडेविट है। इसी सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण दिया, इसी सरकार ने मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की, इसी सरकार ने दिल्ली में मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए फर्जी। मुलायम सिंह यादव संसद में डील का विरोध करते थे, लेकिन अचानक समर्थन में आ गए। हाँ। क्या यह किसी गुप्त समझौते का संकेत तो नहीं था? उसकी गारंटर हिलेरी क्लिंटन थी, जो बाद में 300 करोड़ रुपए भारत से ट्रांसफर भी हुआ, न्यूक्लियर कट का पैसा था। मैंने उसकी ईडी में कंप्लेंट की, आज तक नहीं जांच हुई। आपने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो किया वही आज की सरकार कर रही है। क्या आप मानते हैं कि सत्ता बदलती है लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा वही रहता है? अरे ये तो उससे ज्यादा 3 गुना कर रही है। फर्जी मुकदमा, मणिपुर की लड़की के नाम से मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा SC/ST का दर्ज करा दिया। बताइए, जो 100 करोड़ का ऑफर कर रहे थे, वकील साहब के घर बैठ के डील करा रहे थे, वो केंद्रीय मंत्री के घर, वो तो ऑन रिकॉर्ड है।
जी है, वो 25,000 रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगेगा, वो भी एयरपोर्ट में, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के चार्जशीट फाइल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस किसके हाथ में, आप बताइए, किसकी है दिल्ली पुलिस? मुलायम सिंह के आय से अधिक संपत्ति की जांच का स्टेटस क्या है? कोर्ट की स्थिति क्या है आज? स्टेटस में आपको बताते हैं, जांच एजेंसियों को मैंने अब सीबीआई कोर्ट में फोर्ज रिपोर्ट में इन्होंने एक फोर्ज रिपोर्ट बनाई और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके और डिंपल को ड्रॉप करा लिया। वो अभी सीबीआई कोर्ट में 15 साल से चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है सीबीआई, 15 साल हो गए। 2009 की एफआईआर है, आज तक सीबीआई उसमें चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है। इस केस का स्टेटस बताई दिया कि चंद्रचूड़ साहब ने क्या जज, मैं स्टेटस रिपोर्ट मांगने गया, वो कह रहे हैं कि सीबीसी से रिपोर्ट ले लीजिए जाके। मतलब आपको दुनिया में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि पद्म भूषण देने की जल्दबाजी थी उनको, तो जल्दीबाजी में आईबी क्लियरेंस चाहिए था, जल्दीबाजी में मेरी पिटीशन खारिज करा दी गई, सीबीसी से ले लीजिए जाके ऑर्डर, और सीबीआई ने झूठा एफिडेविट फाइल किया। जब तक झूठे एफिडेविट पे कोर्ट सख्त नहीं होगी, उन पे कार्रवाई नहीं होगी जांच एजेंसियों पे। सर, आप खुद इस मामले के याचिका करता हैं, लेकिन न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? मुलायम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी फैसला नहीं आया। क्या यह सिस्टम की विफलता तो नहीं? अरे भाई, 2007 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं है उस पे, क्योंकि वो सरकार चलाने की पीआईएल मेरी टूल बन गई, मेरे कंधे हैं, गोली आगे से मैं खा रहा हूं। एंजॉय कांग्रेस भाजपा दोनों कर रही है। यूपीए गवर्नमेंट ने एंजॉय किया 10 साल, हुकूमत चला ली वही दिखा दिखा के रिपोर्ट, और अब 11 साल हो गया, बीजेपी वही कर रही है। 2008 में कहा गया कि अमेरिका का दबाव था न्यूक्लियर डील के लिए। क्या आज भी विदेश नीति अमेरिका के इशारे पर चल रही है? हाल ही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में निर्दोष नागरिक मारे गए। चर्चा है कि अमेरिका के दबाव में भारत को सीज फायर रोकना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि भारत एक डिप्लोमेटिक बैकफुट पर आ गया? भाई देखिए, अमेरिका का दबाव इसलिए है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर देश है, सबसे बड़ा साइबर क्राइम का सम्राट वही है अमेरिका। नेताओं की क्या गुफ्तगू होती है, सारे मोबाइल और सारे गूगल किसके पास है? अमेरिका से ऑपरेट होता है। आईफोन किसका है? अमेरिका का है। तो आप क्या बात कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, आपके सारे मूवमेंट उनके पास है। और निजी जीवन में कोई आदमी, देखिए निजता का अधिकार जो बता रहे हैं कि निजता का अधिकार, कहां निजता का अधिकार बचा? आधार कार्ड आपके सरकार के पास है, सरकार से होते हुए सारे पूरे देश भर में फैला हुआ है, आपके पास डेली आता है एक मिस कॉल। क्या करेंगे? जीवन किसी की निजता पूरे भारत में बची ही नहीं। कर्मचारियों के हकों को मार दिया इस आर्थिक उदारीकरण ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों ने। आज जो बेनतहा बेरोजगारी पूरे मुल्क में है, उसकी जन्मदाता डॉक्टर मनमोहन सिंह है। जहां सर्वांगीण विकास था, गरीब भी पल रहा था, अमीर भी पल रहा था, सबके लिए व्यवस्था थी। हमारे पास हर जिले में एक स्पेशलाइजेशन था। मुरादाबाद पीतल की नगरी है, अलीगढ़ ताले चाकू की नगरी है, फिरोजाबाद चूड़ी की नगरी है, भदोही कालीन की नगरी है। कहां है आज? चाइनीज कचरा हम बटोर रहे हैं। बड़े नेताओं को केवल माल चाहिए, राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए। हर पार्टी का नेता राष्ट्र समझौता कर रहा है। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आपने पूर्व और वर्तमान दोनों दौर देखे हैं। क्या वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या सिर्फ परिभाषा बदली गई है? 20 रुपए खतौनी थी, 500 रुपए पड़ रहे हैं। अभी मैं कल एक ग्रामीण इलाका बहराइच के किनारे गया था, एक तिलक समारोह में, सबसे ग्रामीण इलाका है, आदि भय भय रो रहा था। सारे एकदम पूरी तरीके भ्रष्टाचार के आकंठ में, किसी से कोई सिस्टम नाम की चीज बची ही नहीं है। युगांडा हो गया है। नीचे जाइए, आप घूम के देखिए जमीन पे। उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं और राजधानी लखनऊ से शिक्षित। योगी सरकार की पारदर्शिता और शासन के बारे में आपकी राय क्या है? कोई पारदर्शी,
कोई लगाम ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके बेअंदाज हो चुकी है। बताया युगांडा बन चुका है उत्तर प्रदेश। 500 रुपए की खतौनी, 20 रुपए खतौनी 500 रुपए ले रहा है लेखपाल। थानेदार की जिसकी 500 रुपए घूस थी वो 50,000 मांग रहा है। आम आदमी का मैक्सिमम जो कनेक्ट है वो तहसील थाने से है, नगर निगमों से है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्सर राज्य सरकारें नजरअंदाज करती हैं। क्या कोर्ट को ऐसे आदेश देने चाहिए जिसका उल्लंघन करने पर सरकारें डरें? असल में बहुत सारी चीजें जो हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था ने आदमी को बहुत ही ये कर दिया है। अब आदमी जिस निर्भीकता से रहता था जब सार्वजनिक क्षेत्र था, तो प्राइमरी स्कूल थे। प्राइमरी स्कूल क्यों मारे गए? इतनी फीस है। देखिए कर्मचारी जो बहुत सारा, मैं कर्मचारी नेता भी रहा हूं, इंटर का सेक्रेटरी रहा हूं स्टेट का। आज जो दिक्कत समाज के सामने है, इस तरीके का समाज बनाया गया है जिसमें केवल 10% लोग सरवाइव करेंगे, 90% लोग भूखे मरेंगे। कटोरा भी उनके हाथ में नहीं होगा। आप 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ जिस मुल्क में लोग जी रहे हो, आप देश दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हो, तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हो। 80 करोड़ लोग। देखिए जीवन यापन सबका सामूहिक विकास तब होगा जब हर क्षेत्र में कल उद्योग कारखाने लगेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में। नेहरू का विजन क्या था? पंडित नेहरू का विजन क्या था? उन्होंने हर जिले की वहां की एक आइटम उठाया, उसको डेवलप किया। इन्होंने पूरी मार्केट 90 में आगे खोल दी उदारीकरण के नाम पे। सब दिया तक जो है दीपावली का वो चाइना का आ रहा है। अब क्या करोगे? हम जो मिट्टी का दिया हमारा जो कुम्हार बनाता था वो भी हम चाइना से मंगा रहे हैं। शर्म की बात है। डूब मारना चाहिए इसी सरकारों को। वर्तमान केंद्र सरकार की विदेश नीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह भारत को वैश्विक ताकत बना रही है या सिर्फ बड़े बड़े मंचों की राजनीति हो रही है? पूरी तरीके कोलैप्स कर गई है। कोई नीति ही नहीं है। देखिए भूटान हमारे खिलाफ, लंका हमारे खिलाफ, नेपाल हमारे खिलाफ, पाकिस्तान तो परमानेंट खिलाफ था ही, चाइना परमानेंट मेरा पुराना दुश्मन है। आपके पास बचा क्या है? विदेश नीति का इनका ये स्थिति है कि एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। 71 की लड़ाई में अब पूरा पाकिस्तान की 90,000 सेना सिलेंडर हुई। तो देखिए सारे मोर्चों पे जब तक मूल जो है किसी मुल्क का है इकोनॉमी, जब तक सर्वांगीण विकास सारे लोगों का नहीं होगा सामूहिक रूप से, एक वर्ग को आप अरबपति बना दो 1% लोगों को, तो बाकी सब गुलाम रहेंगे क्या? लोकतंत्र आजादी हमारे पुरखों ने लड़के इसलिए हासिल की थी, इससे बढ़िया तो अंग्रेजों गुलामी हम कर लेते। जी हर राजनीतिक दल को आज उस मुकाम पे आके खड़े होकर सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी का नेहरू मॉडल करेक्ट था या मौजूदा उदारीकरण का मॉडल करेक्ट है। और जनता को भी इस मुद्दे पे फैसला करना पड़ेगा कि इस चकाचौंध से मुझे भागना पड़ेगा। हमें सार्वजनिक क्षेत्र डेवलप करने पड़ेंगे, हमें प्राइमरी स्कूल फिर से बहाल करने पड़ेंगे कि हर गरीब के बच्चों को अपने दरवाजे पर शिक्षा मिल सके। क्यों नहीं हमने ऐसा ढांचा क्रिएट किया? क्यों सिटी मॉन्टेसरी बढ़ते जा रहे हैं कुकुर मुत्ते टाइप? न खेलने का मैदान है, न पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, न इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कराने का लैब है। 2-2 कमरे में कुकुर मुत्ते टाइप पूरे स्टेट भर में स्कूल उगा है, अंधाधुंध फीस है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा? जिसके 3 बच्चे हैं, 20,000 रुपए फीस देनी पड़ रही है और 40,000 की सैलरी में है, वो क्या करेगा बेचारा? आज हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन सच्चाइयों को उजागर किया जो अक्सर सत्ता के गलियारों में दबा दी जाती है। दोस्तों, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। सवाल पूछना, जवाब लेना और जनता के सामने सच्चाई लाना। हम फिर मिलेंगे और एक धारदार साक्षात्कार में। आप देखते रहें जन एक्सप्रेस। नमस्कार।